वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 मार्च को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट आर द हर्डल्स टू फेयर ग्लोबल ट्रेड। WTO से रिलेटेड ये आर्टिकल है। रिसेंटली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में बात करेंगे। क्या आउटकम्स आए हैं, इंडिया के फेवर में हैं, इंडिया के फेवर में नहीं हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। 2022 में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आउटकम था उसको भी डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे, इस बार के प्री में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है व्हाट हैज़ फ्रांस रूल्ड ऑन अबॉर्शन राइट। इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया है उसको यार लिख लेंगे, है ना। ऐसे में आप अपने इंट्रोडक्शन की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है इंट्रोडक्शन है, प्लस आप उसे एज एन एग्जांपल अपने मेंस के आंसर में ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। अबॉर्शन राइट के बारे में बात करेंगे। रो वर्सेस वेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्लस इंडिया में क्या लीगल राइट हैं अबॉर्शन से रिलेटेड, इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर द हर्डल्स टू फेयर ग्लोबल ट्रेड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WTO के रेलेवेंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इस बार 2024 में दिख सकता है। रेलेवेंस मतलब क्यों सवाल उठ रहे हैं यार WTO के रेलेवेंस पे? ऑन द बैकड्रॉप ऑफ various multilateral plurilateral agreements signed by the countries, for example RCEP, TTP, है ना। ये TTP का नाम अभी चेंज हो गया है, देख लेना। तो ये जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, जो प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो क्या WTO का रेलेवेंस बचा है? तो WTO के चैलेंजेस और उसके रिफॉर्म्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, प्रिपेयर करना होगा। इस बार UPSC में आ सकता है यार, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो इंडिया कर रही है ना, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं उसको भी पूछा जा सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर एंड WTO, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। GS3 में क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ इसको प्रिपेयर करके रखिए, ठीक। इस आर्टिकल में हम लोग जो भी रिसेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है उसके क्या आउटकम्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और वो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो नंबर 12 थी, पिछले 2022 में हुई थी, उसके आउटकम्स पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो उसके आउटकम्स को भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा क्योंकि वो आपको पूछा जा सकता है। एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी जो 2022 का आउटकम था उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, और इस बार 2024 में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इस बार पूछा जा सकता है। WTO के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, पहले भी बहुत पूछे गए हैं। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर ऑप्शन में WTO तो उसका आंसर ही WTO होने वाला था, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है। शुरू करते हैं आर्टिकल। थोड़ा सा WTO के बारे में पढ़ लेते हैं। WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो है इस्टेब्लिश किया गया। ये सक्सेसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक। 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी, GATT की। ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मिलके कि कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर ट्रेड और टैरिफ कंट्रोल करने के लिए, है ना। कंट्रीज़ के बीच में सीमलेस फ्लो होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस का, और इसलिए उसके लिए आपको टैरिफ के लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। तो GATT आया था, उसके बाद फिर 1995 में WTO आया, इस्टेब्लिश हुआ, ठीक। इसका मेन पर्पस क्या है? प्रमोट रूल बेस्ड ट्रेड इन द वर्ल्ड, ताकि सीमलेस फ्लो हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का। ऑलमोस्ट 166 मेंबर्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 166। एक चीज़ याद रखेंगे, ईरान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। ईरान मेंबर नहीं है, इसको याद रखेंगे। UPSC के छोटे मोटे पेपर में पूछ लिया जाता है। CAPF में आ चुका है, CDS वगैरह में आ चुका है। UPSC में नहीं आया अभी तक, बट स्टिल अपने को जानकारी होना चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या था? बेसिक आइडिया हो गया WTO के बारे में। अब शुरू करते हैं आर्टिकल। अभी आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है ये समझ लेते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एट अबू धाबी इन UAE बिटवीन February 26 एंड March of 2, ठीक। तो WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, कौन से नंबर की? 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है। कहाँ पर? अबू धाबी में, UAE में, फरवरी 26 और मार्च 2 के बीच में,
है ना। स्टेट पीसीएस में ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स पूछी जाती है, आपको पूछा जा सकता है यूएई में हुआ है, अबू धाबी में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। होता क्या है ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? इसमें जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें पॉलिटिकल हेड्स जो है हर कंट्री के पार्टिसिपेट करते हैं, नेगोशिएशन होता है और फाइनली आउटकम्स आते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है। अभी जो ऑर्गेनाइज की गई थी, कहाँ की गई थी? अबू धाबी में, और रिसेंटली कंक्लूड हुई है 2 तारीख को। उसके जो आउटकम्स हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। 166 कंट्री यहाँ पर इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो WTO के भी मेंबर हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। उल्ट ऐसा भी आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन WTO का कुछ रिलेशन के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, इसको याद रखना है। हमें लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है तो 100% WTO यूनाइटेड नेशन में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी, पर ऐसा देखा जाए तो कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो UN और WTO का कोई संबंध नहीं है, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आ गया तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, तो जो कंक्लूजन हुआ है मीटिंग का, जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन आया है वो क्या है वो देख लेते हैं। बेसिकली जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है उसमें क्या अडॉप्ट किया है? एक फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म एजेंडा अडॉप्ट किया है। किसके लिए? WTO को रिफॉर्म करने के लिए, ताकि सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पिछले 30 सालों से चल रहा है वो कंटिन्यूसली स्मूथली क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता रहे। जो मेंबर है उनका रिजॉल्व है टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टीलेटरल मतलब 2 से अधिक कंट्री जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं मतलब 2 से अधिक कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है, इसको हम मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, और यही WTO के कोर एजेंडा में आता है। सो ये हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन हो जाएगा, जो जॉइंट टेक्स्ट बनता है ना, वो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ कि क्या क्या आउटकम्स आए हैं, क्या क्या एक्चुअल में डिसीजंस लिए गए। व्हाट आर द सम की डिसीजन? सबसे पहला है मिनिस्टर टूक अ नंबर ऑफ डिसीजन इंक्लूडिंग रिन्यूइंग द कमिटमेंट टू हैव फुली एंड वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम बाय 2024। ठीक, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो WTO की है वो 2019 से डिसफंक्शनल पड़ी हुई है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपीलेट बॉडी में क्या नहीं करने दे रहे हैं, जो जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं करने दे रहे हैं, और अपीलेट बॉडी में जो अपॉइंटमेंट है वो रुके हुए हैं, और उसके कारण जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म है वो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो रखी है। ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि बचपन में आप क्रिकेट खेलने जाओ और आप गलती से पहली बॉल पे आउट हो जाओ तो अपना बैट लेके वापस चले जाते हो। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट यहाँ कर रहा है, वो ये कहता है कि ये जो अपीलेट बॉडी है ये हम लोगों के फेवर में कभी डिसीज़न नहीं देती, ये चाइनीज़ को फेवर कर रहे हैं, और ट्रम्प के समय ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए हम इसका अपॉइंटमेंट ही नहीं करेंगे, ये ना ये बॉडी रहेगी ना हमारे अगेंस्ट में डिसीज़न होगा। और यही US लोगों को 1995 में बोलता था कि WTO के अंदर आओ, है ना, तुम लोग जो है रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, हम लोग तुमको जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना मार्केट हमारे लिए खोलो। अब इनके अगेंस्ट चीज़ें होने लगी है तो ये लोग जो है WTO को डिसफंक्शनल करके बैठे हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है US के, ये तो हम जानते ही हैं। तो पहला जो डिसीज़न है वो यही है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, उसको दोबारा से फंक्शन किया जाए, 2024 के अंत तक उसे दोबारा से शुरू किया जाए। दूसरा क्या आउटकम है? दूसरा जो आउटकम है वो है इम्प्रूव यूज़ ऑफ द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ठीक, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। WTO के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में है ये पर्टिकुलर प्रोविज़न। क्या प्रोविज़न्स हैं? जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को। जैसे कि आपने WTO को
जब भी आप WTO करेंगे ज्वाइन, तो 15 साल के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट इकॉनमी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये सारे जो एग्रीमेंट हैं, ट्रिम्स हो गए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अपने यहाँ जो है डोमेस्टिक लॉस हैं उसको ऐसे बनाने पड़ेंगे कि ये ट्रिम एग्रीमेंट फॉलो हो रहे हों, और इसके लिए एक टाइमलाइन दी जाती है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये 15 वर्ष होती है। 15 वर्ष के अंदर ट्रिप्स और ट्रिम एग्रीमेंट को आपको बेसिकली अपने यहाँ लॉस के थ्रू अलाइन करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी हुई, सेफगार्ड ड्यूटीज़ हो गई, है ना। काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। ये जो भी प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है उसके अगेंस्ट में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। और मान लो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई, है ना, एकदम से मार्केट क्रैश हो जाता है, ग्लोबल मार्केट, तो इंडिया जो है अपने फार्मर्स को बचाने के लिए स्पेशल ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है। उसमें 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, है ना, तो वो लेकिन टेम्पररी पीरियड के लिए किया जाता है। ये सारे जो भी स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को ही मिलते हैं। ठीक, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मेरे हिसाब से आपको ये टर्म भी समझ में आ गया होगा। ठीक, जो बिगेस्ट चैलेंज है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग में आज अभी के समय में, वो किससे आ रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके तरफ से आ रहा है। उनके तरफ से क्यों आ रहा है, क्योंकि इनिशियली तो वो बेनिफिशरीज थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेती है ना। जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसे सस्ते में बनाने लगती है, और सस्ते में बनाती है और फिर वापस वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने लगती है। तो इनके खुद के जो उद्योग हैं वो चले जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी US हो गया, यूरोप कंट्री हो गई, ब्रिटेन हो गई, UK हो गए, यहाँ पर अब मल्टीलेटरल ट्रेडिंग के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे सारे के सारे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे दुनिया के सस्ते डेवलपिंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया में तो नहीं जा रहे हैं, चाइना और वियतनाम में जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर इनको इनके यहाँ से जो जॉब्स है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, चाइना में जो हो रही है और वियतनाम जैसी डेवलपिंग, और इनफैक्ट इंडिया में भी अब जॉब्स जो है क्रिएट होना शुरू हो गई मैन्युफैक्चरिंग। तो US के लोगों के लिए जॉब नहीं आ रही है, तो इसलिए अब धीरे धीरे इन लोग क्या कह रहे हैं कि हम मल्टीलेटरल जो ग्लोबलाइजेशन है उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी को क्या करने की ज़रूरत है, रिवर्स करने की ज़रूरत है। और दोबारा से ट्रम्प आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार दोबारा से ट्रम्प जीतने की संभावना बहुत है, और अगर ऐसा होता है तो वापस एंटी ग्लोबलाइजेशन रेटोरिक हमें सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सैंक्शंस देखने को मिल रहे हैं पूरी दुनिया में, है ना। US बहुत सैंक्शन लगा रहा है, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा वॉर चल रही है। तो ये सब सारे के सारे चैलेंजेस हैं, और इसमें जो कंट्रीज़ हैं 166 मेंबर हैं, उनका कहना है कि जो वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच है उससे हमें दूर होना पड़ेगा, जो WTO के अंदर है ना। वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच से दूर जाते हुए डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी थोड़ी नीड का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक के डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का तो ध्यान रखा जा रहा था, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लोग भी जो है WTO से दूर जाते रहेंगे और WTO को डिसफंक्शनल करते रहेंगे। ठीक है, अब इंडिया की क्या अप्रोच थी डेलिब्रेशन में। इंडिया के तरफ से कौन गए थे, हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो गए थे। इंडिया का जो मेन कंसर्न है वो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम का। ठीक, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम के बारे में अभी हमने 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था। इंडिया क्या करता है, MSP पे खरीदता है। जनरली ये मार्केट की जो कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू MSP उससे ज़्यादा होती है, इस पे खरीदता है किसानों से, और फिर 1, 2 और 3 रुपये में गरीब लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बांटता है ना। और अपन को पता है अपना जो 2013 का एक्ट है उसके अंदर हम कितने % लोगों को अनाज बांट रहे हैं, 67% लोगों को अनाज बांट रहे हैं। ठीक है, जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अंदर, फूड जो है मतलब बेसिकली इस फूड को हमने राइट बेस्ड अप्रोच के अंदर किया है कि फूड सबका अधिकार है, और उसी के अंदर 67%, 50% अर्बन और 75% रूरल एरिया के लोगों को क्या किया जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसी स्कीम्स को पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम कहा जाता है। और ये चूँकि मार्केट डिस्टॉर्शनरी इफ़ेक्ट पैदा कर रहा है,
इसलिए WTO में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इस तरह की प्रोग्राम को चलाने के। इसमें क्या लिमिटेशन है, एम्बर बॉक्स में दिया गया है कि इस तरह की अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो जो सब्सिडी आप देंगे वो 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। जैसे राइस है तो राइस के लिए 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो कॉस्ट है उससे 10% से ज़्यादा कर रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, तो वो अलाउ नहीं है। इंडिया ने लास्ट टाइम जो दिया था डेटा उसके हिसाब से 13% जो है कॉस्ट आ रही थी। और जो प्राइस गिना जाता है वो 1988 के रेफरेंस प्राइस के हिसाब से ये काउंट किया जाता है। तो इंडिया इस रेफरेंस ईयर के अगेंस्ट में बोले इस समय प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे, इसलिए जो है हमारे जो प्राइसेस एस्टिमेट किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत आ रहे हैं। हम जो है 10% से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं सब्सिडी। ठीक है, तो ये फूड सब्सिडी जो बिल है वो इंडिया बहुत ज़्यादा फाड़ रहा है। और दूसरा जो मार्केट डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट हो रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके अगेंस्ट में जो है WTO में बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपील कर चुकी है, लेकिन 2013 में बाली पीस क्लॉज हुआ था, उसके अंदर इंडिया ने जो है ये अश्योर करवा लिया था कि जब तक के पब्लिक जो हमारा फूड स्कीम है, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग स्कीम है, जब तक कि इसका निवारण नहीं होगा तब तक के कोई भी कंट्री 2013 के पीस क्लॉज के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में, इस प्रोग्राम के अगेंस्ट में नहीं जा सकती, कंप्लेंट नहीं कर सकती। ठीक, तो ये हमारा क्या था, फूड गेन प्रोग्राम है। और इसी के लिए जो है इंडिया लगा हुआ था। इस बार खूब डेलिब्रेशन हुआ, इंडिया ने खूब पुश करने की कोशिश की कि जो उनका प्रोग्राम है वो है ना एज ए एक्सेप्शन क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, सारी कंट्री से एक्सेप्ट कर ले, पर ये इतना आसान नहीं होगा। जो अब कुछ अदर कंसर्न की बात कर लेते हैं, जैसे कि इंडिया के कुछ अदर कंसर्न रिलेटेड टू फिशिंग सेक्टर हैं और ई-कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड है। सबसे पहले फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कंसर्न है उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमें 2022 जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसके आउटकम की तरफ जाना पड़ेगा, और उसका आउटकम इस बार प्रीलिम्स में आपको दिख सकते हैं। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन फिशरीज सब्सिडी के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आपको दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो पोर्शन होगा हमारे आर्टिकल का डिस्कशन होगा आपके लिए होगा इस बार प्रीलिम्स 2024 के लिए। जो 2022 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का एग्रीमेंट हुआ था ऑन फिशरी सेक्टर, उसका जो आउटकम था वो क्या था, इट प्रोहिबिट्स सब्सिडी फॉर इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एंड ओवरफिश स्टॉक। ये वर्ड याद रखना है, IUU। इससे रिलेटेड जो फिशिंग होगी उससे रिलेटेड सब्सिडीज़ को प्रोहिबिट किया गया है। इसका मतलब अगर इलीगल सब्सिडी नहीं है, इलीगल फिशिंग नहीं हो रही है तो सब्सिडी दी जा सकती है। अनरिपोर्टेड अगर फिशिंग नहीं हो रही है तो भी सब्सिडी दी जा सकती है, और अगर रेगुलेटेड फिशिंग हो रही है तो भी सब्सिडी दी जा सकती है। सिर्फ इस केस में जो सब्सिडीज़ होगी उसको प्रोहिबिट किया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाई सीज़ के बारे में। हाई सीज़ में आप सब्सिडी नहीं दे सकते। इसका मतलब अगर कोई फिशरमैन हाई फिश में जाके मछलियां पकड़ रहा है तो उसको किसी भी तरह का सब्सिडी नहीं दिया जा सकता। सारी कंट्री के लिए ये प्रोहिबिट किया जा चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो शोर एरिया होता है किसी भी कंट्री का उसमें 200 नॉटिकल माइल तक EEZ जोन होता है, और इसके बाद का जो एरिया होता है उसे हाई सीज जोन बोलते हैं। हाई सी एरिया किसी का नहीं होता है, यहाँ पर किसी की सॉवरेनिटी नहीं होती है, ये एरिया किसी का नहीं होता है। तो हाई सी जोन में किसी भी तरीके से आप फिशिंग करेंगे तो आपको सब्सिडी प्रोहिबिट रहेगी। ठीक, ये बेसिकली हमारा क्या था, एग्रीमेंट ऑन फिशरी सेक्टर से रिलेटेड था, 2022 का आउटकम था। इसमें स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को और लो डेवलप्ड कंट्रीज़ को। 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया गया था। 2 साल में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये सारी सब्सिडीज़ को क्या कर सकती है, अगर दे रही हैं तो 2 साल में उन्हें इससे डू अवे करना पड़ेगा, इसको देना बंद करना पड़ेगा। 2 साल का पीरियड, डेवलप्ड कंट्रीज़ को तुरंत इस सब्सिडी को प्रोहिबिट करना पड़ेगा, देने से रोक लगानी पड़ेगी। ठीक, ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मैंने आपको समझाया था उससे रिलेटेड ये क्लॉज के अंदर ये सारे जो है बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ और लो डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिए गए हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर इलीगल नहीं है सब्सिडी, इलीगल नहीं है फिशिंग, अनरिपोर्टेड नहीं है, अनरेगुलेटेड नहीं है तो सब्सिडीज़ दी जा सकती है। अब इंडिया ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं प्लस कुछ आइडिया भी फ्लोट किया है। पहले आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं।
इंडिया ने कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जनरली बहुत कम सब्सिडीज़ देती हैं और इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को पुअर फिशरमैन को सब्सिडी देना अलाउ करना चाहिए फॉर फिशिंग इन एरिया ऑफ EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि शोर लाइन से कितने दूरी तक के होती है, 200 नॉटिकल माइल दूरी तक होती है। इसके आगे हाई सीज होता है। तो इस एरिया में हर कंट्री का जो ई जोन है उसमें अगर फिशरमैन फिशरी कर रहे हैं तो उनसे उनका जो वेसल होगा वो बहुत कॉस्टली आता है, उसको सब्सिडाइज करने के लिए सरकारों को परमिशन देनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये परमिशन देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ प्रपोज की है, जितनी भी हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशन हैं, उनको हाई सीज़ में जो भी फिशरमैन को सब्सिडी दी जा रही है उसे प्रोहिबिट करने की बात की गई है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। मतलब हाई सीज़ में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज कंट्री किसी भी तरह का, है ना, 2022 में तो ये कहा ही गया था, उसके बावजूद भी ये लोग जो है सब्सिडी दे रहे थे। तो इसमें इंडिया ने जो कंसर्न रेस किया है वो यही किया है कि 25 साल तक हाई सीज़ एरिया में जो भी फिशरमैन जाके फिशिंग करेगा उसको किसी तरह की सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक, इसके अलावा इंडिया का जो कंसर्न है वो है ई कॉमर्स से रिलेटेड। ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या कंसर्न है? मोरेटोरियम ऑन द कस्टम ड्यूटीज़ ऑन ई कॉमर्स ट्रेड। ठीक, ये जो मोरेटोरियम है 1998 से लगा के रखा गया है। इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी जो पावर है टू टैक्स द ई कॉमर्स कंपनीज इन द वर्ल्ड, है ना, वो पावर को ले लिया गया है, मोरेटोरियम लगा दिया गया है। मतलब जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में नहीं है उसके ऊपर इंडिया टैक्स नहीं लगा पा रहा है और यही सबसे बड़ा इशू है ना। इंडिया जो है कस्टम ड्यूटी क्या कर पा रहा है? लेवी कर पा रहा है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स ट्रेड में। और ये चीज़ें जो है इंडिया बहुत समय से रेस कर रहा है कंसर्न कि हमें जो है कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर दी जानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इस बार रेस किया गया, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं थे। ठीक, तो आउटकम क्या रहा ओवरऑल अगर हम देखें तो जो WTO की डायरेक्टर ये पूछा जा सकता है यार आपको छोटे मोटे एग्जाम में, नगोजी ओकोंजो-इवियाला, है ना, ये लेडी है नाइजीरिया की, ये एक बार पूछा जा चुका है EPFO के एग्ज़ाम में। प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे, छोटी मोटी चीज़ें आपको स्टेट वगैरह में पूछी जाती है। तो एग्रीकल्चर फ्रंट में पहली बार जो है एक टेक्स्ट निकल कर बाहर आया है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, एग्रीकल्चर फ्रंट में थोड़ी बहुत चीज़ें एक्नॉलेज की गई है और एक टेक्स्ट आया है जिसमें सारी कंट्रीज़ जो है ऑन बोर्ड है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस बार की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। ठीक, पिछले 2 डिकेड में ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है एग्रीकल्चर फ्रंट में। और इसके अलावा अगर देखें तो इंडिया के लिए जो फिशरीज़ के जो कंसर्न इंडिया ने रेज़ किए हैं उसमें हो सकता है अगले 2 सालों में कुछ ना कुछ कंक्लूजन आ जाए, लेकिन इंडिया के लिए जो डिसअपॉइंटिंग था वो ई कॉमर्स वाला था। जो एक्सेप्शंस दिए गए, जो एग्जम्पशंस दिए गए हैं कस्टम ड्यूटीज़ को लेकर के ई कॉमर्स सेक्टर में, उस पर कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं। ठीक, और ओवरऑल इंडिया का जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर भी अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिया के लिए ये वाला जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो नहीं रही है, ये आपको ध्यान रखना है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस बार WTO की जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आउटकम है उसको ध्यान में रखना है, इंडिया का एजेंडा ध्यान में रखना है और इंडिया को क्या जो इंडिया नेगोशिएशन कर रहा था उसके क्या आउटकम्स रहे उसको भी आपको ध्यान में रखना है। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है व्हाट हैज़ फ्रांस रूल्ड ऑन अबॉर्शन राइट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और GS4 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा। ठीक, तो 2 और 4 दोनों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। अबॉर्शन राइट्स दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, क्या एथिकल डिलेमास हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। GS4 एस्पेक्ट कवर करेंगे। GS2 तो यार बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में अबॉर्शन दिया गया है, लिमिटेड राइट्स है या फिर एक्सक्लूसिव राइट है, लॉ में है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में अगर कोई भी आर्टिकल आता है वुमेन एम्पावरमेंट का, ये जो लाइनें हैं ना, स्टोरी सो फार, इसको छाप दो यार, इसको छाप दोगे
बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन लगेगा आपका, यूज़ कर सकते हो आप इसको। ठीक, तो इसको प्रॉपरली यूज़ करना भी एक कला है, और इसको अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और प्लीज़ इसको नोट्स बना के रखिए और इसको ध्यान में रखिए कि मुझे इसे इस्तेमाल करना है, याद करके जाइए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ यार, कमेंट कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों से शेयर वेयर कर दिया करो चीज़ें। ठीक, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल का जो फर्स्ट इंट्रो है उसको आप लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? इन द ग्लोबल फर्स्ट, पूरी दुनिया में पहली बार फ्रांस ऐसी कंट्री है जिन्होंने इंस्क्राइब किया है गारंटी राइट टू अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मार्च 8। मार्च 8 को क्या था? इंटरनेशनल वुमेंस डे था। एक पावरफुल मैसेज सेंड किया है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को ये करके, जिसमें राइट टू अबॉर्शन एज अ गारंटी दिया गया है संविधान में, उसे इंश्राइन किया गया है संविधान में, उसे इंस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन। जो जस्टिस मिनिस्टर थे एरिक ड्यूपॉन्ट मोरेटी used a 19th century printing press to seal the amendment in France constitution at a special public ceremony. The measure was approved at a joint session of parliament on March 4। ठीक, मार्च 4 को जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें ये मेजर को अप्रूव किया था, और 8 तारीख को पब्लिक सेरेमनी करके, स्पेशल पब्लिक सेरेमनी करके इसे इंस्क्राइब किया गया है संविधान की किताब में। ये सारी चीज़ें किसके बैकड्रॉप में हुई है? यूएस में रोल बैक किया है अबॉर्शन राइट्स को इन द रीसेंट टाइम। जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है 2022 का, जिसने 50 साल पुरानी जो रूलिंग थी रो वर्सेस वेड को, उसको ओवरटर्न किया है। और ये जो रो वर्सेस वेड है ये इस बार प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब हाईली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन हो सकता है कि इससे आ जाए और अपने 2 नंबर फिक्स हो जाए। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। रो वर्सेस वेड रूलिंग किससे रिलेटेड है? यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, 50 वर्ष पहले की रूलिंग है, इसको प्लीज़ याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसी को ही देख लेते हैं। रो वर्सेस वेड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फोएटल वायबिलिटी तक हम अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर एक बार फोएटल वायबल हो गया उसके बाद अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है फोएटल वायबिलिटी? टाइम आफ्टर विच अ फोएटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम। एक बार अगर फोएटस इतना मैच्योर, इतना डेवलप हो जाता है कि वो वूम के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद अबॉर्शन की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को मारने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अब जो बड़ा होते जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर फोएटल वायबिलिटी की बात की है रो वर्सेस वेड में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अबॉर्शन अलाउ है, महिलाओं को उनका अधिकार है जब तक के फोएटल वायबल नहीं हो जाता। ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जो अबॉर्शन से रिलेटेड राइट है, एथिकल डिलेमा है, उसको समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना। इसमें यही लिखा हुआ है कि जो फ्रांस कंट्री है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं था, बहुत डिसिसिव इशू नहीं था अबॉर्शन का। सारे ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग देखा जाए तो एक वॉइस में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब किया है। इवन जो जनता है उसमें भी ओपिनियन पोल्स हुए थे, 80% लोग जो है अबॉर्शन के फेवर में थे, और महिलाओं का अधिकार इसे समझा जा रहा था। ठीक, अब अबॉर्शन राइट्स के फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, क्या एथिकल डिलेमा है। पहले तो जो लोग बोलते हैं कि अबॉर्शन राइट होना चाहिए महिलाओं के पास, उनका क्या है कहना है कि वुमेन का राइट है उसकी बॉडी के ऊपर, उस माय बॉडी माय रूल्स वाला सिस्टम है यहाँ पर। तो माँ बॉडी माँ रूल्स वाली चीज़ के अगर हिसाब से देखें तो यहाँ पर अबॉर्शन राइट्स महिलाओं के पास होना ही चाहिए। दूसरा, महिलाओं की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पैक्ट करती है, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट करती है अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है। और अगर किसी भी कारणवश अगर महिलाएं मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उनको ये अबॉर्शन का राइट दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ गलत होप दे करके महिला को बच्चा रखने के लिए कह दिया और फिर चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई, जैसे इंडिया में बहुत बार होता है कि महिलाओं को कहा जाता है कि अरे रख लो कोई बात नहीं, हो सकता
सकता है लड़का हो जाए, तो इस उम्मीद में कि उसे समाज में और अपने ससुराल में वापस वो डोमिनेटिंग पोजीशन या फिर वो इज़्ज़त मिलने लगेगी, महिलाएं कई बार इस उम्मीद में जो है बच्चा रख लेती हैं और फिर बच्ची हो जाती हैं, तो उसके कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अलग अलग डिप्रेशन उसे झेलना पड़ता है। तो जो मेंटल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है ये बहुत अफेक्ट होती है, इसलिए महिलाओं को ये अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है जेंडर इक्वलिटी। वुमेन्स के पास यार चॉइस होना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती मैन बोले कि आप बच्चा रखिए, आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, ये गलत है। महिलाओं को भी बराबर, दोनों जेंडर को बराबर अधिकार होना चाहिए। थर्ड क्या है, अब अगेंस्ट में भी तो कुछ आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं। भाई वो बच्चे की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे की भी तो राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है। एक लिविंग बीइंग को मारना क्या सही है? अबॉर्शन करना क्या सही है? तो यहाँ राइट ऑफ चिल्ड्रन और लिविंग बीइंग वर्सेस राइट ऑफ मदर्स, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें जो है क्लैश कर रही हैं, है ना। तो यहाँ किसको प्राथमिकता दी जाए? उसके अलावा एक और आर्गूमेंट दिया जाता है मदरली केयर, लव एंड बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हिज हर चाइल्ड, वो किसी भी तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है क्या? क्या स्टेट उसमें इंटरवीन कर सकता है क्या? तो ये भी सवाल उठाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेट के लिए बड़ा डिलेमा है यार। स्टेट के लिए क्या डिलेमा? माँ की रक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी, बच्चे की रक्षा करना भी। उसके लिए तो हर जो लाइफ है वो बराबर है, मदर की लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बच्चे की लाइफ है। तो ये बेसिकली डिलेमा स्टेट को फेस करना पड़ता है। अब इंडिया के स्टैंस की बात कर लेते हैं अबॉर्शन में। क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, या फिर राइट है ही नहीं? इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने ऑब्वियसली मिडिल पाथ ही अपनाया होगा, ये हमारे संस्कृति में ही है। जब हम फंस जाते हैं तो बीच का रास्ता अपनाते हैं, और बीच का रास्ता क्या है? ऑब्वियसली लीगल राइट। लीगल राइट भी फुली नहीं है, लिमिटेड लीगल राइट प्रोवाइड किया गया है। ठीक, 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल को अलाउ किया गया था कि वो अबॉर्शन परफॉर्म कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या थी? अगर प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो 20 वीक से कम है, अगर ये 20 वीक से ज़्यादा होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अबॉर्शन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल है हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ MBBS या फिर जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है वही डॉक्टर बेसिकली क्या कर सकते हैं, इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं 20 हफ्ते तक के अगर चाहें तो कभी भी अबॉर्ट जाके करवा सकती हैं, उनका ये अधिकार है, उनको ये राइट दिया गया है, 20 हफ्ते तक कभी भी अबॉर्शन किया जा सकता है। अब जो वुमेन है वो मैरिड भी हो सकती है, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिंगल वुमेन्स भी, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपका ये अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मैरिड या फिर जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हीं के पास ये अधिकार है। अगर आप सिंगल हैं तब भी आप जाके अबॉर्शन करवा सकती हैं, 20 हफ्ते तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2021 में इसी लॉ को वापस क्या किया गया था? अमेंड किया गया था, और इस पीरियड को 20 से 24 हफ्ते कर दिया गया था फॉर सर्टेन केसेस। अब केसेस की आगे बात की जाएगी। ठीक, क्या कंडीशन थी? स्पेसिफिक कंडीशन, अगर अब 20 हफ्ते तक के हम जो है ना 20 हफ्ते या 20 हफ्ते से कम अगर प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड हुआ है तो आपको केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते के बीच में आ जाती है तो आपको अबॉर्शन डिटरमाइन करने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये स्पेसिफिक कंडीशन है, इसी कंडीशन को पूरा करते हुए ही अबॉर्शन किया जा सकता है। प्लस जो 20 से 24 हफ्ते हैं उसमें और भी कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फोर्स प्रेगनेंसी के लिए ही अबॉर्शन अलाउ किया जाएगा 20 से 24 हफ्ते में, जैसे कि स्टैट्यूटरी रेप इन केस ऑफ माइनर और सेक्सुअल असॉल्ट। अगर किसी के साथ रेप हो जाता है और 20 से 24 हफ्ते हो जाते हैं तभी जो है ना, अगर रेप हो रहा है और 20 हफ्ते इसका पीरियड एक्सीड हो जाता है तो अबॉर्शन किया जा सकता है। अगर महिला डिसेबिलिटी, महिला के साथ या बच्चे के साथ किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है तो भी जो है अबॉर्शन किया जा सकता है, या फिर महिला का जो मैरिटल स्टेटस है वो बदलता है इस पीरियड के बीच में। ये 3 जो है कंडीशंस दी गई है। 24 हफ्ते के बाद क्या अबॉर्शन के राइट हैं?
बिल्कुल 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन के राइट दिए गए हैं, लेकिन स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। जब तक कि स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड जो कि सेटअप किया जाएगा वो परमिट नहीं करता, तब तक के है ना आपको अबॉर्शन नहीं दिया जा सकता। और वो भी आप सिर्फ एक ही कंडीशन में करवा सकते हैं, जब जो फोएटल है वो सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी शो करे। अगर ये शो कर रहा है तो आप जा सकते हैं मेडिकल बोर्ड के पास, उससे परमिशन ले सकते हैं, तभी 24 हफ्ते के बाद में क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, टर्मिनेट की जा सकती है। समझ में आया क्या? ये हमारे यहाँ लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं, ये प्लीज़ याद रखिए, प्रीलिम्स में यार ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो एथिकल डायलेमा समझ में आया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। होपफुली पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। That's it for today. Thank you and enjoy your day.